Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 31 पार्ट 6 ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो अभी तक पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगी कि हमने क्या क्या कर लिया है। और बहुत सारे चीजें ओपन है, उनको क्लोज कर देते हैं। तो ये है हमारी चार्ट बुक, जिसमें हमारा जो पेज नंबर 1 है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था। और ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि आपको पता है। और आपको भी पता है कि ये सिर्फ आपको कैपिटल गेन को समझने के लिए कि उसके अंदर टर्म्स क्या होते हैं, कैपिटल गेन क्या होता है, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और सेक्शन 47। ठीक है, तो सारी एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालते हैं, और सेक्शन 47 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद जो आपका थर्ड है, ये है आपका एक्सेप्शन टू सेक्शन 45, दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन। ये हमने पढ़ाया था अपने थर्ड लेक्चर में। उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया होगा सम एफबीओसी प्रोविजंस की। एफबीओसी से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन जो है वो आपके क्या है। ठीक है, तो फोर्थ लेक्चर जो था आपका, फोर्थ लेक्चर वाज अबाउट क्वेश्चंस, नॉट फोर्थ लेक्चर क्या था, क्वेश्चंस के बारे में था। कि अभी तक जो आपने यहाँ तक पढ़ा था ना एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो हमने फोर्थ उसमें किए थे। उसके बाद फिफ्थ जो आपका लेक्चर है वो आपका रिलेट किया था एफपीओसी से। तो यहाँ तक का जो है सेक्शन 50 वाला से यहाँ तक का जो प्रोविजन है वो हमने लेक्चर नंबर 5 में कवर कर लिया है। अब तो मैडम हमारा बचा क्या है, तो हमारी दो मेजर चीजें बची हुई है। एक तो हमारा बचा हुआ है सेक्शन 50B, दैट इज माय स्लम सेल, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से। और एक बचा हुआ है सेक्शन 55A। ठीक है, रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें दो ही मेजर सेक्शन है, एक है सेक्शन 50B और दूसरा है आपका रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, सेक्शन 50B से। 29 नहीं, 30 भी नहीं, 31। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्लम सेल, सेक्शन 50B। तो मैम स्लम सेल का मतलब क्या होता है, स्लम सेल में क्या होता है, कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो समझाती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, स्लम सेल होता क्या है। स्लम सेल वो सिनेरियो है जहां पर मेरे पास एक फैक्ट्री है और मैं पूरी की पूरी फैक्ट्री बेच रही हूँ। सर मैं पूरा की पूरी फैक्ट्री बेच रही हूँ, जिसमें मैंने सारे फर्नीचर उठा के बेच दिए, मैंने सारे मशीन्स बेच दी अपने, मैंने अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेच दिए अपने, और क्या बोलते हैं एयर कंडीशनर बेच दिया है। तो अलग अलग टाइप के, ठीक है, सारे एसेट फैक्ट्री के अंदर सब कुछ था और मैंने पूरी फैक्ट्री का लैंड बिल्डिंग सब बेच दिया। ठीक है, तो मैंने सबको उठा के पूरी फैक्ट्री उठा के बेची, मतलब उसके अंदर मशीन्स वगैरह सब बेच दिया उसके साथ, और उसका कंसिडरेशन लिया मैंने 5 करोड़ रुपए, पूरी फैक्ट्री का मिला के, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट सब मिला के। अब अब मैं 5 करोड़ में से मुझे नहीं पता कि कितना पोर्शन लैंड का है, कितना पोर्शन बिल्डिंग का है, कितना पोर्शन इक्विपमेंट का है, कितना प्लांट एंड मशीनरी का है, और कितना इंटेंजिबल एसेट का है। ठीक है, मुझे नहीं पता एक एक एसेट का कंसिडरेशन क्या है, लेकिन मैंने पूरी फैक्ट्री का लगा लिया है वैल्यूएशन, भाई साहब कितना, 5 करोड़ रुपए, कि 5 करोड़ में मैं पूरी फैक्ट्री बेच। तो जब मेरे को इंडिविजुअल एसेट का कंसीडरेशन नहीं पता होता है, कंसीडरेशन एज अ होल पता होता है, तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, स्लम सेल, दैट इज सेक्शन 50B, which is one of the important section and which comes in exam repetitively। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहता है, चाहे इंटर में हो चाहे फाइनल। ओके, तो नाउ प्लीज come to our chart book
एंड टू आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज स्लम सेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है सर कि स्लम सेल में assessee transfer the entire undertaking or division for a lump sum consideration without assigning selling price of individual asset। सिंगल एसेट का प्राइस नहीं पता लेकिन पूरी फैक्ट्री को उठा के बेच दिया कितने में, 5 करोड़ में। तो लमसम कंसिडरेशन 5 करोड़ लिया है लेकिन सिंगल एसेट का प्राइस जो है वो नहीं पता। ठीक है, ये मतलब हुआ, इसको याद नहीं करना, ये सिर्फ दिमाग में रखना है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन इसमें कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, एफवीओसी, कि भैया एफवीओसी कैसे निकालेंगे इसमें। तो एफवीओसी निकालने का तरीका है कि फेयर मार्केट वैल्यू 1 ले लो और फेयर मार्केट वैल्यू 2 ले लो और बोलो विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर आएगी वो आप ले लो। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या होती है। एक चीज की दो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे हो सकती है, ठीक है, एक फैक्ट्री की दो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे हो सकती है। तो ना आईसीआई ने दो तरीका दिया हुआ है। आईसीआई बोलता है एक हम फेयर मार्केट वैल्यू 1 निकालने का मेथड देंगे, एक 2 निकालने का मेथड देंगे। और हमारी नोटबुक में वो लिखा हुआ है नोट नंबर 1, हमने नोट नंबर 1 बनाए हैं एफपीओसी के लिए कि फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 व्हिचएवर इज हायर। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो, अभी आप क्या याद रखोगे कि एफपीओसी इज इक्वल्स टू एफएमवी 1 और एफएमवी 2 व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, दैट इज योर नोट नंबर 1। उसके बाद माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कि आप क्या माइनस करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है वो आप माइनस कर दोगे। तो आपका क्या आ जाएगा, नेट कंसीडरेशन। तो आपका आ जाएगा क्या, नेट कंसीडरेशन। तो नेट कंसीडरेशन आ गया आपका। उसके बाद माइनस नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। ठीक है, कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, नेटवर्थ निकाल रहे हो, तो नेटवर्थ ऑफ द डिविजन, नेटवर्थ ऑफ द डिविजन माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको पता लग गया कि कैसे निकालते हैं स्लम सेल। वापस से बताते हैं, एफपीओसी एफएमवी 1 और एफएमवी 2 विच एवर इज हायर, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो नेट कंसिडरेशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे सर, क्या लेंगे, नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। तो नेटवर्थ कैसे आएगा, नोट नंबर 2 से वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान से देख लो, बहुत काम आने वाला। एफपीओसी फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2 व्हिचएवर इज हायर, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो आ जाएगा आपका नेट कंसीडरेशन, माइनस नेटवर्थ ऑफ द डिविजन, वो आप माइनस करोगे, दैट इज नोट नंबर 2। तो आपका आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट। मैम ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, क्योंकि हम किसी भी एसेट को तो कुछ एसेट लॉन्ग टर्म होगी कुछ एसेट शॉर्ट टर्म होगी। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा ऑन बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ फैक्ट्री। आपने जब आपका बिजनेस स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक की डेट देखे जाएंगे तो सीधी सीधी बात है 24 महीने से ज्यादा कि 24 महीने से कम। अगर आपका बिजनेस 24 महीने से ज्यादा बड़ा चला हुआ है तो आपका पूरा गेन लॉन्ग टर्म है, 24 महीने से कम चला है तो शॉर्ट टर्म। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ होल्डिंग, यहाँ पे आपको कंसिडर करना है बेटा 36 मंथ्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होने के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन है कंप्लीटली फॉर स्लम सेल। मेरे को लगा था चेंज हुआ है तो सबके लिए टाइमलाइन चेंज हुई होगी, बट सबके लिए चेंज नहीं हुई है। नॉर्मल एसेट में आप देखोगे क्या 12 महीने और 24 महीने, बट ये एक एक्सेप्शन है किसके लिए, स्लम सेल के लिए। स्लम सेल के केस में ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ द फैक्ट्री, कि अगर आपकी फैक्ट्री की लाइफ 36 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म है, और अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको लिख लेना, कहीं पर आपको जगह मिलेगी या लिखना होगा तो लिख लेना यहाँ पर। हाँ, कैपिटल गेन
whether long term capital gain or short term capital gain. If undertaking, यहाँ पे यूजुअली वर्ड यूज होता है क्या, अंडरटेकिंग, इज इन एग्जिस्टेंस फॉर 36 month or less, 36 month और लेस, तो उस केस में होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर मोर देन 36 मंथ, मोर देन 36 मंथ, तो उस केस में होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है आपका, और ये किसके लिए है, स्लम सेल के लिए। तो स्लम सेल में आप कैसे डिसाइड करोगे कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो आप 36 मंथ्स देखोगे कि वो उसका जो एंटिटी है क्या वो 36 महीने से कम पुराना है या 36 महीने से ज्यादा पुराना है। 36 महीने से ज्यादा पुराना है तो लॉन्ग टर्म है, 36 महीने तक पुराना है या उससे कम है तो फिर वो शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब मैं आ जाती हूँ किसमें, नोट नंबर 1 पे। नोट नंबर 1 में सबसे पहले सीखेंगे क्या, FMV1 और फिर सीखेंगे FMV2। ठीक है, तो FMV1 और FMV2 का पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है। FMV1 है सर आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड अंडर स्लम सेल। ठीक है, कि आप जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमारी फेयर मार्केट वैल्यू 1। ठीक है, या तो FMV2 आपको लेना है तो FMV2 आपका आएगा अमाउंट रिसीव्ड एज सेल कंसिडरेशन, जो हमको फैक्ट्री बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी FMV2। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डायग्राम ले लेती हूँ, ये हमारी फैक्ट्री है और ये हमारे फैक्ट्री के ओनर हैं बबलू। तो जब बबलू ने अपनी एसेट ट्रांसफर की होगी या फैक्ट्री ट्रांसफर की होगी तो बेसिकली फैक्ट्री की जो फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ये आपकी क्या है, ट्रांसफर्ड, FERD, ट्रांसफर्ड, या तो उसके बदले उसको क्या मिला है, सेल कंसिडरेशन। तो सर FMV1 क्या है, FMV1 जो है वो ये है क्या, कि जो मैं कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही हूँ ना, जो मैं एसेट ट्रांसफर कर रही हूँ या तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, ये है आपका FMV1, या तो इसके बदले जो मुझे सेल वैल्यू मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने 5 करोड़ रुपए लिया है तो वो 5 करोड़ की फेयर मार्केट वैल्यू तो 5 करोड़ ही होगा। ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन अगर काइंड में मिल रहा है तो इसलिए FMV बोलता है कि मान लो कि आपको कैश में नहीं, आपको काइंड में चीजें मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको ले ले। तो ये आपका सर है FMV2। तो दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको लेना है एज FVOC। ठीक है, नाउ FMV1 निकालते कैसे वो देख लो। ठीक है, तो इसमें ना सर एसेट की 4 कैटेगरी करता है। कैसे 4 कैटेगरी, पहला लेता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बोलता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। शेयर्स एंड सिक्योरिटी में आप लोगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू। थर्ड आपका है ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क में आप लोगे ओपन मार्केट वैल्यू। तो बेसिकली सबकी ना जो रियल मार्केट वैल्यू है ना वो निकालना चाह रहा है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। शेयर सिक्योरिटी की होती है फेयर मार्केट वैल्यू। ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की होती है सर ओपन मार्केट वैल्यू। अदर एसेट्स की होती है बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट। तो टोटल ऑफ एसेट जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले एसेट को 4 कैटेगरी में सर डिवाइड किया जाए।
ठीक है। 4 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी बोली गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप लोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, शेयर सिक्योरिटी की आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की लोगे आप ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, और अदर एसेट की आप लोगे बुक वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो आप ले लोगे, आप दिमाग नहीं लगाओगे इनकम टैक्स एक्ट का कि सर इतना % डेप्रिसिएशन है, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, नहीं, जो बुक वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है आप ले लोगे, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका टोटल ऑफ एसेट्स, ठीक है, टोटल ऑफ एसेट्स हमारा आ गया है। आई होप आई एम क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू लाइबिलिटीज। तो टोटल ऑफ एसेट में से माइनस करना है सर, क्या लाइबिलिटी माइनस करना है, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, सब बुक वैल्यू माइनस करना है, एक्सक्लूडिंग क्या नहीं लेना है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रोविजंस एंड अदर्स, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज आपको लेना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजंस एंड अदर्स, फेयर मार्केट वैल्यू 1 दैट इज योर दिस। तो यहां पर क्या है कि आपको लेना है, सबसे पहले अपन लेंगे क्या, एसेट को, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज योर फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि अपन को नेट फेयर मार्केट वैल्यू निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने लिया है बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजंस एंड अदर्स, तो ये सबको नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मैम एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब बैंक लोन आपका हो गया या आपने कहीं से क्रेडिटर्स या लोन लिया है, तो कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, वो आप माइनस कर सकते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 जो है वो आपका आ जाए, ठीक है। वापस ध्यान देख लो क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी है सर, एसेट में आपकी 4 कैटेगरी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, शेयर सिक्योरिटी, फेयर मार्केट वैल्यू, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ओपन मार्केट वैल्यू, अदर एसेट के केस में बुक वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट, ध्यान रखना कि इनकम टैक्स एक्ट नहीं देखना है। तो टोटल ऑफ एसेट आ गया, माइनस करना है आपको लाइबिलिटी, तो अब सब माइनस कर सकते हो एक्सक्लूडिंग पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और प्रोविजन एंड अदर्स माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको टेक्निकली आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे कि बैंक लोन हो गया या कोई क्रेडिटर हो गए वो आपको माइनस कर देना है। तो आपका आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू 1 कि आपने जो नेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आ जाए। आई होप आई एम क्लियर। यस। उसके बाद सर फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या है, तो वही जो सेल वैल्यू मिली है, वही जो पैसा मिला है, जो रोकड़ा मिल रहा है, तो जो कैश मिला है उसकी पूरी वैल्यू, नॉन मॉनिटरी अगर कुछ मिला है आपको, ठीक है, शेयर्स वगैरह मिल गए तो उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी आप लोगे क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। तो कैश की तो ओरिजिनल वैल्यू ले लोगे, और अगर कोई अदर एसेट है तो उसके केस में आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, प्लस अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो। सबको टोटल करेंगे ना तो आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू 2, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू 2 आ चुका है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 है वो आपका आएगा एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड अंडर स्लम सेल, ठीक है, कि एफएमवी जो आपने स्लम सेल में ट्रांसफर किए वो, और दूसरा आपका आएगा कि आपको जो उसके बदले पैसा मिला है व्हिचएवर इज हायर। तो ये हमारा आ गया है क्या, FMV1 और FMV2 whichever is higher, वो क्या बन जाएगा FVOC। तो जो इन दोनों में से हायर होगा वो आएगा FVOC, ठीक है, समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन लेंगे, तो नेक्स्ट अपन लेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो माइनस नहीं कर रहे हैं, क्या माइनस करेंगे, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ में सबसे पहले आपको एसेट का कैटेगराइजेशन डिफरेंट है। पहला है आपका डेप्रिशिएबल एसेट, दूसरा है आपका 35 AD प्लस सेल्फ जनरेटेड एसेट, तो उसके केस में आप लोगे निल,
तीसरा है आपका अदर एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ना एसेट के 3 क्लासिफिकेशन, FMV1 में एसेट के 4 क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट में सर आपको लेनी है इनकम टैक्स एक्ट की WDV। क्या लेनी है? इनकम टैक्स एक्ट की WDV। याद हो गया, इनकम टैक्स एक्ट की WDV। ठीक है, फिर 35 AD और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में आप लोगे क्या? निल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लोगे क्या? निल। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? अदर एसेट की। तो बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो बुक वैल्यू रिवैल्यूएशन को एक्सक्लूड करके वो जो है वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो आप बुक वैल्यू लोगे बट रिवैल्यूएशन लोगे क्या? नहीं। अदर लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर आप ले लोगे उसकी बुक वैल्यू, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब सेम होता है जो आपने ऊपर पढ़ा है, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजन, रिजर्व प्रोविजन अदर रिजर्व। तो वो सब जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, प्रोविजन एंड अदर लाइबिलिटी वो यहाँ पर नहीं आएंगे, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपको नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। तो क्या है सर? सबसे पहला है डेप्रिशिएबल एसेट, उसमें अपन इनकम टैक्स एक्ट की WDV लेंगे। फिर नेक्स्ट है 35 AD प्लस सेल्फ जनरेटेड एसेट के केस में लेंगे निल, और अदर एसेट की आप लोगे बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग रीवैल्यू। ठीक है, तो ये अपन इसमें से माइनस करेंगे बुक वैल्यू तो आ जाएगा नेट वर्थ। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया है? हमने अपना नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दोनों सीख लिया है। तो नोट नंबर 1 में क्या सीखा है? फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2 विच एवर इज हायर। और नोट नंबर 2 में क्या सीखा है? नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। तो ये दोनों नोट जब आप सीख गए तो आपका कैपिटल गेन तो इजी हो गया सर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका कैपिटल गेन होगा, उसमें FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ ऑफ द डिविजन इज इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ध्यान से देख लो, एसेट के इधर 4 टाइप है, इधर 3 टाइप है, वैल्यू कौन कौन सी लेनी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आ जाती हूँ अपनी आंसर कॉपी के ऊपर, आपको देखना है क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना। कम टू आर इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर लेंगे सर 56, कंप्यूटेशन ऑफ स्लम सेल लिख दिया अपन। बाकी जो है वो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के लिखेंगे। क्वेश्चन अपन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। बाय। क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 22, मैसर साई राम एंटरप्राइज। क्या है हमारे पास? साई राम एंटरप्राइज। अब प्रोप्राइटरशिप हैविंग 2 यूनिट्स, एक प्रोप्राइटर है जिसके 2 यूनिट्स है, साई राम है जिसमें 2 यूनिट है। Unit 1 is transferred on 1/4/2025 by way of slump sale for a total consideration of 14 lakh. And Unit 1 was started in year 2005 and 6. The expenses incurred for the transfer for rupees 38,000. Balance sheet as on 31 March 2025 is as under. ठीक है, तो बेटा ये जो साई राम है इसका एक है यूनिट 1, ये है यूनिट 2 और ये है आपका टोटल 2 यूनिट है। इसमें वो बेच कौन सा रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 बेच रहा है। और लाइबिलिटी के केस में उसने दोनों का एक ही साइड दिया हुआ और एसेट के साइड में दोनों अलग अलग साइड दे दिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो बेच कितने में रहा यूनिट को? 14 लाख में। क्या यही हमारा FMV2 नहीं है? क्योंकि वही बोलता है कि जो सेल कंसिडरेशन है ना सर, उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। तो सेल कंसिडरेशन ही तो है हमारा 14 लाख, तो ये हमारा क्या बन गया? फेयर मार्केट वैल्यू 2। अब निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, revaluation reserve is created by revising upward the value of building of unit 1.
तो ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1 कितना 5 लाख। तो ये 13 लाख की बिल्डिंग में 5 लाख का तो क्या है सर रिवैल्यूएशन है, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2025 इज 10 लाख। तो ये 13 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 10 लाख एक्चुअली। तो बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख। आई होप आई एम क्लियर। सेकेंड, नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड इन ट्रांसफर डेट। कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू कंसिडर नहीं की गई है, ठीक है। पेटेंट्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2023। 2023 में एक्वायर किया था सर पेटेंट्स को, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। तो ये जो 2.5 लाख का पेटेंट है इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। यस। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। तो आपको कैपिटल गेन निकालना है। अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, पेटेंट, टोटल, ओन कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बैंक लोन यूनिट 1 का कितना ये दे दिया, ट्रेड क्रेडिटर यूनिट 1 का जो है वो कितना है वो दे दिया, ठीक है। आप चाहें तो क्वेश्चन को वापस रीड कर सकते हो। अब कम टू योर आंसर। कंप्यूटेशन ऑफ स्लम सेल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, FVOC। ये कैसे आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 विच एवर इज हायर। या तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2, और यहाँ पे लिख देते हैं हायर ऑफ, हायर ऑफ, दोनों में से जो भी हायर होगा वो ले लेंगे। बट ये आएगा कहाँ से, नोट नंबर 1 से। नोट नंबर 1 बताएगा FMV1 क्या, FMV2 क्या, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्या क्वेश्चन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, यस, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द ट्रांसफर इज 38,000। तो माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस 38,000, तो आ जाएगा आपका नेट कंसीडरेशन माइनस नेट वर्थ ऑफ डिविजन, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो नहीं लेते हैं। नोट नंबर 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। और सिंस 2005-6 में चालू हुआ है तो ऑब्वियसली क्या है, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ये आपका आ जाएगा। तो दिस इज आवर फुल प्रेजेंटेशन। इसको अगर रेड कर लेते हैं तो थोड़ा कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नोट नंबर 1। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड अंडर स्लम सेल विच इज टेक्निकली मैं FMV1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं सर फेयर मार्केट वैल्यू 1, ओके। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर क्या, एसेट। तो एसेट में ना इसकी सर 4 कैटेगरी है। पहला है आपका क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम डायरेक्टली भी तो देख के लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली आप देख के लिख जरूर सकते हो लेकिन आप भूल जरूर जाओ, तो इसलिए आप हमेशा चारों कैटेगरी देखें। पहला है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है आपका शेयर एंड सिक्योरिटी, तीसरा है आपका ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, और चौथा है आपका अदर एसेट।
ठीक है। फिर यहां पर आता है सर टोटल ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो भी आपकी है माइनस हो जाएगी। तो फिर यहां पर आपका आ जाएगा लास्ट में फेयर मार्केट वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है हमारा फॉर्मेट। हमेशा फॉर्मेट के थ्रू चलोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं क्वेश्चन में देखना चाहूँ तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इज दैट बिल्डिंग मशीनरी डेटास पेटेंट। तो बिल्डिंग ही हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल है। तो यहां पर मैं ले रही हूं बिल्डिंग। अब जैसा कि आपने प्रोविजन पढ़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या लेना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 10 लाख, क्वेश्चन में दी हुई है 10 लाख। ठीक है, दूसरा है सर आपका शेयर एंड सिक्योरिटी। क्या कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, एसेट साइड में कोई शेयर सिक्योरिटी नहीं। तीसरा है ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, वो भी कुछ नहीं है। तो चौथा है आपका क्या? अदर एसेट। अदर एसेट में आपका है मशीनरी, डेटर्स और पेटेंट। तो यहाँ पर मेरे पास अदर एसेट में है मशीनरी प्लस डेटर प्लस पेटेंट। तीनों की क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू ले लो। तो 4 लाख मशीन की है, डेटर्स की है 2 लाख और पेटेंट की है 2.5 लाख। तो 4 2 6 7 8 8,50,000। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको कि अदर एसेट की सर आपको क्या लेनी है? अदर एसेट की सर आपको लेनी है बुक वैल्यू, जो कि दी हुई है। तो बुक वैल्यू दी हुई है सर, कितनी दी हुई है? तो बुक वैल्यू 4 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। 4 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 8,50,000, 8.5 लाख। टोटल कर दिया सर मैंने, तो मेरा टोटल आ गया यहाँ पर 18,50,000। ठीक है, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में सबसे पहला आपका आएगा क्या? बैंक लोन। बैंक लोन इसमें यूनिट 1 का 70%, तो 4 लाख इंटू 70% कितना हो गया वैल्यू? 2,80,000। और ट्रेड क्रेडिटर है 25%, 3,50,000 इंटू 25%, तो कितना आ गया आपका? 87,500। टोटल करते प्लस 2,80,000 इज इक्वल टू 3,67,500। 3,67,500। ठीक है, ये नहीं, ये इसको अपने को माइनस करना है। अपन इसको माइनस करके अपना एसेट वाला आंसर लिखते हैं। 3,67,500 माइनस 18,50,000 इज इक्वल टू 14,82,500। तो यहाँ पर आ गया है 14,82,500। ठीक है, ये आपका फेयर मार्केट वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था फेयर मार्केट वैल्यू 1 14,82,500। ठीक है, FMV2 हमने क्वेश्चन के थ्रू ही निकाल लिया है, कितना है आपका? 14 लाख। दोनों में से हायर कौन है? तो दोनों में से हायर ऑब्वियसली 14,82,500। तो यहाँ पर लिखूंगी 14,82,500 माइनस 38,000, 14,44,500। ठीक है, अब नेट वर्थ ऑफ द डिविजन, दैट इज माय नोट नंबर 2। तो अब आ जाते हैं अपन नोट नंबर 2 में। दैट इज योर नेट वर्थ ऑफ डिविजन। तो सर इसमें ना कैटेगरी जो है वो 3 है एसेट। पहला कैटेगराइजेशन है आपका एसेट का डेप्रिशिएबल एसेट।
और डेप्रिशिएबल एसेट अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग भी डेप्रिशिएबल है, मशीनरी भी डेप्रिशिएबल है, डेटा डेप्रिशिएबल नहीं है, लेकिन पेटेंट भी डेप्रिशिएबल है। तो यहाँ पर अपन लेंगे बिल्डिंग, दूसरा हम लेंगे मशीनरी, तीसरा हम लेंगे पेटेंट्स। सेकंड है आपका 35 AD एंड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। थर्टी फाइव AD एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। 35 AD एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये हो गया आपका। और तीसरा है आपका, तो तीसरा है आपका 35 AD सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और लास्ट वाला है आपका अदर एसेट्स, जिसमें आप लोगे क्या, बुक वैल्यू। तो ये आपका हो गया टोटल ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे कि है हमारी बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स है। तो डेप्रिसिएबल एसेट में सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी और पेटेंट्स। अब बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना सर, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी गई, 13 लाख। 13 लाख में से रिवैल्यूएशन कितने का है, 5 लाख, माइनस कर दिए 13 माइनस 5, तो आपका हो गया कितना, 8 लाख। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख। मशीन की वैल्यू अज्यूमिंग इट इज सेम, तो अपन ले लेंगे कितना, 4 लाख। लेकिन इसकी हम लोग को पता है क्या, नहीं, तो वर्किंग नोट नंबर 3 ये निकालना पड़ेगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो क्या है आपकी, नील, मतलब और 35 AD में कोई एसेट नहीं, और होगा तो भी नील लेना है। अदर एसेट में हमारा बच गया है कौन सा, डेटर्स। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, डेटर्स। और डेटर्स की जो वैल्यू है वो दी गई 2 लाख। तो ये जो है वो हमारा एसेट हो गया। लेकिन इसको टोटल करने के लिए एक चीज बची है, क्या, पेटेंट। पेटेंट का डेप्रिशिएट करके हमको आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट में सर आप क्या लेते हैं, इनकम टैक्स की WDV। ठीक है, तो पेटेंट है आपका क्लास 4 और डेप्रिशिएट होगा एट 40% रेट। वर्किंग नोट नंबर 3, WDV ऑफ पेटेंट एज ऑन 1/4/2025। सबसे पहला है ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2000, एज ऑन 1/4/2025। नहीं सर, एज एन 1/4/2000 कब खरीदी थी, 1 जुलाई 2023 को ना, तो एज ऑन 1 जुलाई 2023। 2.5 लाख रुपए, विच इज नॉट ओपनिंग WDV, परचेज प्राइस माइनस depreciation at the rate of 40% for 23-24, नहीं 25%, is equals to 62,500।
1,87,500, ये हो गया आपका, दैट इज क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 2024 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% फॉर 24-25 187,500 into 25%, 46,487, 1,40,625 WDV एज ऑन 31 मार्च 2025। तो यहाँ पर आ गया आपका 1,40 पेटेंट, 1,40,625, ये आ गई आपकी पेटेंट की वैल्यू। ठीक है, अब करेंगे सबको टोटल, तो 8,4,12 प्लस 1,40,625 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 15,40,625, 15,40,625 माइनस 2,80,000 और 87,500, 2,80,000 ऊपर से देख के कॉपी किया है और 87,500, क्योंकि हम लोग को पता है यूनिट 1 का यही है, इन दोनों को माइनस करना है, 2,80,000 87,500, तो आपका आंसर आ गया 11,73,125। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पर किसमें, नेटवर्क ऑफ द डिविजन, 11,73,125 माइनस 14,44,500 इज इक्वल्स टू कैपिटल गेन आ चुका है 2,71,375 रुपीज, और वो भी है लॉन्ग। आई होप आई एम क्लियर, इसमें कोई इंडेक्सेशन ऐसा कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज आर वन क्वेश्चन एंड दिस इज द फुल क्वेश्चन। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। नाउ कम टू योर क्वेश्चन बैंक एंड कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 23। क्या बोलता है ये, मिस्टर पटेल is the proprietor of Star Store since 20 मई 2020। ठीक है, he transferred his shop by way of slum sale for a total consideration of 40 लाख, 40 लाख में दुकान बेच दिया है। The fair market value of capital asset on 31 मार्च 2026 is 38 लाख। तो आपको दो वैल्यू दी गई है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट कितनी है 38 लाख, और 40 लाख क्या है टोटल कंसीडरेशन। तो ये 40 लाख भी कुछ है और 38 लाख भी है, एक फेयर मार्केट वैल्यू 1 है, एक 2 है, कौन सी 1 है कौन सी 2 है। 1 क्या बोलता है, जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब ये जो 38 लाख है वो क्या है FMV 1 38 लाख, और FMV 2 है आपका कंसिडरेशन, तो ये कितना है 40 लाख। ठीक है, The professional fees and brokerage paid for the sales are 80,000, मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने 80,000। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026 जो है वो बिल्डिंग फर्नीचर डेटर अदर एसेट ओन कैपिटल बैंक लोन ट्रेड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, आगे क्या बोलता है सर, नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड इन ट्रांसफर डेट। ठीक है, अदर एसेट इंक्लूड ट्रेडमार्क वैल्यूइंग 2 लाख एज ऑन 1/4/2025 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। लास्ट क्वेश्चन का एक पॉइंट जो है वो सेम है, इंक्लूड ट्रेडमार्क वैल्यूइंग 2 लाख रुपीज ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो इसमें सर इसमें बोल रहा है अदर एसेट में, इसमें है ट्रेडमार्क जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, और ट्रेडमार्क की वैल्यू कितनी है 2 लाख। फर्नीचर ऑफ 1,50,000 परचेज्ड ऑन 5/11/2025 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। इसमें भी 1.5 लाख पे नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड 50,000 एडवांस रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ, शी हैज अग्रीड टू वेव ऑफ। तो अल्टीमेटली अच्छी बात है, इसमें से 2 लाख में से
50,000 रुपए जो उसकी वाइफ से मिला था, जो अब वो वेव ऑफ कर चुकी है, उसको नहीं चाहिए। तो अब हमारे अनसिक्योर्ड लोन कितने, 1.5 लाख, क्योंकि उसकी वाइफ को पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। तो सर FMV1 FMV2 तो दे दिया क्वेश्चन में, झंझट नहीं है, सिर्फ क्या निकालना है, नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। ठीक है, फॉर्मेट निकालेंगे, आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 23। पेज नंबर क्या है सर, पेज नंबर है आपका 56। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। सबसे पहले आप लोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे अपन लेते हैं हायर ऑफ FMV1 और FMV2, whichever is higher। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 जो है वो क्वेश्चन में दी गई है 38 लाख, और दूसरी जो क्वेश्चन में दी गई है वो बोलता है कि FMV2 40 लाख। दोनों में से जो भी हायर है, तो 38 लाख और 40 लाख, हायर कौन सा है, 78 नहीं, हायर है आपका कितना, 40 लाख। तो अपन कौन सी ले लेंगे, 40 लाख। माइनस करना है क्या, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दिया गया है 80,000, माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। $39,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्ट, नहीं, माइनस नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। नेटवर्थ ऑफ द डिविजन है आपका, तो नेटवर्थ ऑफ द डिविजन आपका निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू। तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है, ये हमारा क्या है अभी तक का, ये निकालना क्या है, सोल्यूशन। वर्किंग नोट नंबर बस 1 बनाना, नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, नेट वर्थ ऑफ डिविजन। सबसे पहला आपका एसेट लेते हैं इसके अंदर, डेप्रिशिएबल एसेट। सर कौन कौन है डेप्रिशिएबल एसेट पे, तो इसमें है बिल्डिंग भी, फर्नीचर भी, और अदर एसेट के कुछ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे क्या, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर तो नहीं आएगा। अदर एसेट में क्या लिखा था, अदर एसेट इंक्लूड ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क, अनसिक्योर्ड लोन को तो नीचे। ठीक है, सेकंड आपका एसेट आएगा 35 AD एंड 35 AD एसेट एंड डेप्रिशिएबल एसेट। 35 AD एसेट एंड डेप्रिशिएबल एसेट पे अपन क्या लेते हैं, nil। फिर थर्ड आपका है अदर एसेट, जो बचे हुए एसेट्स हैं। तो अदर एसेट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई कितनी, 8 लाख, उसमें से ट्रेडमार्क कितने का है, 2 लाख, -2 लाख, तो अदर एसेट कितना बच गया,
6 लाख। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल एसेट्स का माइनस, 3 चीजें माइनस होगी, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स और आपका अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, माइनस कर दिए। उसके बाद ये माइनस हो गया, तो आपका आ गया क्या? अनसिक्योर्ड लोन माइनस हो गया, नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। ठीक है, बैंक लोन की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? 5 लाख। ट्रेड क्रेडिटर कितनी कितनी है? 2.5 लाख। और इसकी कितनी है? तो 1.5 लाख। यहाँ पे लिख देना 2 लाख माइनस 50,000। उसकी बीवी को जो पैसा नहीं चाहिए वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया ये। तो ये हमारी लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीजों की वैल्यू पता है एट दिस टाइम? तो हमारे को पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर? 5 लाख। क्या बिल्डिंग में कोई तामझाम बोला है? नहीं। फर्नीचर में बोला है, तो फर्नीचर का बना दो वर्किंग नोट नंबर 2 और इसमें बना दो वर्किंग नोट नंबर 3। फर्नीचर में क्या बोल रहा है? 1.5 लाख का 5 नवंबर को परचेज हुआ है, जिसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है। और यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे कितना दिया है? 5 लाख। और डेटर्स जो है वो 2 लाख, वो तो अपन लिख दिए हैं। नहीं, अदर एसेट और डेटर्स यहाँ पर नहीं लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 8 लाख होगा। ये अदर एसेट की वैल्यू, और यहाँ पर अपन लोगों ने डेटर्स इंक्लूड नहीं किया है। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। और ये 2 लाख माइनस क्या है? किसका? ट्रेडमार्क का। अब फर्नीचर जो है वो 5 लाख का, जिसमें से 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ है, बाकी में लगा हुआ है। और बचा क्या अपना? ट्रेडमार्क, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में। वर्किंग नोट नंबर 2। अब फर्नीचर वैल्यू कितनी है? 5 लाख। 1,50,000 इंटू 7.5, नहीं, फर्नीचर पे तो 10% का है ना, तो 5%। कितना हो गया आपका वैल्यू? 7,500 माइनस इक्वल्स टू माइनस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1,42,500। यहाँ पर बैलेंस कितना बचा? 5 लाख माइनस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 3,50,000। टोटल 1,42,500, 4,92,500। फर्नीचर की बात हो गई। अब वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रेडमार्क। 2 लाख। 1/4/2025 को परचेज किया है ना, 31 मार्च 2026 साल के एंड में बेच रहा है।
माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, 50,000, 1,50,000। यहाँ पर ट्रेडमार्क आ गया है 1,50,000 और ये आया है 490 to 500। अब सबका टोटल अगर अपन कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5 लाख प्लस 490 to 500 प्लस 1.5 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल्स टू 19,42,500। क्वेश्चन नंबर 23, माइनस 5 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख 1042,500। तो आपका आंसर आ गया है 1042,500। नेटवर्थ आइए 1042,500, 1042,500 माइनस कर देंगे माइनस 39,20,000 इज इक्वल्स टू 28,77,500। This is my long-term capital gain under section 112. I hope I'm clear. So this is illustration number 20. ठीक है, ये आपका है starting with net worth of the division and then working. So here we have completed our topic that is called as slump sale. उसके बाद हमारे पास अगर ये पेज देखोगे तो एक छोटी सी चीज बची हुई जिसका नाम क्या है, सेक्शन 55A। और जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो है वो हमारे बचे हुए हैं। तो उसके बाद जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस है, तो हमारे कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन बैंक की तरफ फोकस करेंगे तो ये हो गया 27, 28 होमवर्क था, तो 29 और 30 एडवांस मनी फॉरफिटेड वो वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसके साथ जो है कवर कर लेंगे। उसके अलावा कुछ बचा हुआ है? उसके बाद अगर हम चाहे तो शेयर सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं क्योंकि वो बचा हुआ है। बाकी तो सारी चीजें जो है वो ईजी। ठीक है, ठीक है। तो कम टू योर चार्ट बुक and come to our topic, that is section 55A, reference of case to valuation officer, that is VO। ठीक है, AO may refer the case to valuation officer in the following cases, कि AO जो है वो रिफर कर सकता है केसेस टू वैल्यूएशन ऑफिसर इन दी फॉलोइंग केसेस। ना पहला केस जो है वो क्या है सर? पहला केस है फेयर मार्केट वैल्यू इज क्लेम्ड बाय द असेसी एज पर द रजिस्टर्ड वैल्यू, कि भाई जो असेसी है ना वो भी कहीं इधर उधर की वैल्यू नहीं लेके आया, वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की ही वैल्यू लेके आया है। ठीक है, तो उस केस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं कि अगर एओ को लगता है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जो वैल्यू है, मतलब क्या पता है एसएससी ने घूस दे दिया रजिस्टर्ड वैल्यूअर को और वहां से वैल्यू निकल रही, तो एओ के ओपिनियन में अगर वो वैल्यू फिर भी ठीक नहीं है, ठीक है, और उसका जो वेरिएंस है वो इस अगर वो वेरिएंस में है तो फिर वो भेज सकते। ठीक है, तो भले तुम रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू लेके आओ लेकिन एओ को लगता है कि ठीक नहीं है तो भेज सकता है। ठीक है, और इन एनी अदर केस अगर आपकी वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर की नहीं है, आपने ऐसे ही अपने मन गढ़ंत कहानियों के थ्रू बना दिया, तो उस केस में आप ला सकते हो कि अगर आपका जो डिफरेंस डिफरेंस किस चीज का, आपकी वैल्यू का और एओ की वैल्यू का, कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू और जो एओ की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो एओ की वैल्यू है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर इससे ज्यादा है, ये वाला जो अमाउंट है उससे ज्यादा है, तो उस केस में एओ जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। क्या बोलता है? इफ एमवी एज पर एओ ओपिनियन मोर देन द वैल्यू क्लेम्ड बाय द एसएससी बाय, पहला है
15% ऑफ द वैल्यू क्लेम्ड बाय द एसएससी, ठीक है, कि जो वैल्यू एसएससी ने क्लेम किया उसका 15% और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो इसका जो आंसर है ना वो अगर हमारे वेरिएंस से ज्यादा है, मतलब इसका जो आंसर है वो हम लोग का जो वेरिएंस है, हमारा जो वेरिएंस है वो इससे भी ज्यादा है, इसके आंसर से ज्यादा, तो उस केस में आप ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। और दूसरा बोला है हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ एसेट एंड अदर रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये जो है ना बेटा वो नाम के लिए दिया हुआ है, अगर एओ का मन है तो वो किसी भी रीजन से क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। वो सेक्शन 55A क्या है, रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कौन से दो केसेस में कर सकता है, तो पहला बोलता है कि अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू लाए हो फिर भी एओ को नहीं जम रहा है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा एनी अदर केस के केस में कि अगर आपका जो डिफरेंस है, अगर आपकी वैल्यू और एओ की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो इस फॉर्मूले से ज्यादा है तो उस केस में कर सकता है। और दूसरा अगर कोई अजीब सी एसेट है, कोई एबनॉर्मल नेचर जो पहले कभी नहीं आया है तो उस केस में भी ट्रांसफर कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर। और दिस इज माय सेक्शन 55। अच्छा वी हैव बायबैक ना, तो अभी इस क्लास में अभी अपन कवर करेंगे क्या, बायबैक ऑफ शेयर्स कि सर बायबैक क्या होता है, और दूसरा हम कवर करेंगे क्या लिक्विडेशन कि सर लिक्विडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला पेज जो है वो हमारा कवर हो चुका है जो एफपीओसी प्रोविजन से रिलेट करता है। अब जो ये वाला केस है ना उसमें हमारा क्या बचा हुआ है, तो उसमें हमारा बचा हुआ है बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स के बारे में, और कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो क्या हो रहा है, और दूसरा कुछ प्रोविजंस है कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 48, 48 क्या था सर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, तो उसका एक्सेप्शन जो है वो क्या क्या है वो यहाँ पर कवर होने वाला है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर। अब बायबैक ऑफ शेयर्स में ना शेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कि क्या हो गया आपका फॉरेन कंपनी, एंड इन हैंड्स ऑफ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इन हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हैंड्स में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, और शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स है, जैसे कि आपका जो एफवीओसी होता है, एफवीओसी इज इक्वल्स टू बायबैक प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स, और जो आएगा वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये जो आपका है ना नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स, तो वो ऐसे कैलकुलेट होगा जैसे नॉर्मल कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। तो ये है किसके लिए सर, तो ये है आपका फॉरेन कंपनी के लिए। फॉरेन कंपनी को दूसरी तरीके से लिखा गया है और बोलता है फॉर शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी, सेक्शन है 46A। तो कंपनी के हाथ में तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, और इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा नॉमिनल, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो 115QA, 115QA जो है वो क्या बोलता है कि कंपनी के हाथ में सर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, तो बायबैक में ना कंपनी के हाथ से टैक्स ट्रीटमेंट हट चुका है, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में है, और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर पहले हम उसको डिविडेंड ट्रीट करते हैं और टैक्सेबल करते हैं आईएफओएस में अंडर सेक्शन 222F, वो टैक्सेबल होता है कहां पर, अंडर सेक्शन 222F एज पर नॉर्मल टैक्स रेट एंड नो एक्सपेंस आर अलाउड, कि कोई एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होगा। फिर शेयर होल्डर की अगर अपन बात करें तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल, ठीक है, तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। अब एफबीओसी बायबैक प्राइस जो है वो हमेशा क्या रहेगी, निल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आएगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहाँ पर है डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ बायबैक तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि एफबीओसी इज इक्वल्स टू बायबैक प्राइस
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आप माइनस कर रहे हो, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका है बायबैक ऑफ शेयर्स फॉर फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी के केस में कंपनी के हाथ में तो कहीं भी नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मल कैपिटल गेन लग जाएगा। और डोमेस्टिक कंपनी के केस में इधर इसको डिविडेंड मानेंगे और कोई एक्सपेंस अलाउड भी नहीं होगा अंडर सेक्शन 57। 57 में आपको कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। उसके बाद आपको कैपिटल गेन में लॉस निकालना, और ये जो लॉस है वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि जो बायबैक प्राइस है अगर आप हमेशा नील लोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब नील में से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, लॉस। इस लॉस को जो है वो आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी सिंपल, बायबैक ऑफ शेयर। So now the topic we have is what beta, liquidation। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है क्या, बायबैक। तो बायबैक और लिक्विडेशन में फर्क क्या है। लिक्विडेशन का मतलब है कि जब कंपनी खत्म हो जाती है, जब कोई भी बिजनेस खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस कंपनी के एसेट्स जो है बांटते हैं किसमें बेटा, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को एसेट बांटेंगे किसमें, लिक्विडेशन के अंदर। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी खत्म हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। अब बायबैक का मतलब क्या होता है, तो बायबैक का मतलब होता है कि अगर आप अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स अगर बायबैक कर लेते हो, कस्टमर से बायबैक, कस्टमर नहीं, शेयर होल्डर से बायबैक कर लेते हो, वापस खरीद लेते हो, तो उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक मतलब कि पहले मैंने पब्लिक इशू लिया, मतलब अपने कंपनी के शेयर्स बेचे, अब मैं वापस खरीद रही हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाय बैक। ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा है वो बायबैक का टैक्सेशन है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, लिक्विडेशन का टैक्सेशन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या, कंपनी की एसेट को, कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी की एसेट को। तो जब लिक्विडेशन में कंपनी की एसेट जो बांटी जाती है शेयर होल्डर को, तो उसको डीम डिविडेंड बोलते हैं अंडर सेक्शन 222C। वापस से, जब लिक्विडेशन में कंपनी की एसेट शेयर होल्डर को बांटी जाती है तो उसको अपन बोलते हैं डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कि अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है क्या, जमा हुआ प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि आपके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस तक का पैसा है। फॉर एग्जांपल मान लो शेयर होल्डर्स को टोटल में मिली है 5 करोड़ की एसेट, लेकिन जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कंपनी में है क्या, 3 करोड़। तो मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में 3 करोड़ का पैसा बटा है, लेकिन एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू बटी है वो 5 करोड़। तो इस 5 करोड़ में से शेयर होल्डर के हाथ में 3 करोड़ जाएगा एज अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, और जो बचा हुआ 2 करोड़ है वो जाएगा एज कैपिटल गेन। ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर को एसेट मिल रही है उसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का अमाउंट होता है डीम डिविडेंड, और जो बैलेंस अमाउंट जाता है वो जाता है किसमें, कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है क्या, डीम डिविडेंड, एक साइड लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेशन कैसे लगता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है सर, यहाँ पर बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी, तो वो टैक्सेबल होगा एज डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। ठीक है, तो उसको अपन कहाँ टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ एफवीओसी जो है आपका वो ये हो गया। तो एफवीओसी में टोटल जितना पैसा मिला है, पैसा प्लस एसेट मिली है, वो ले लेंगे। फिर जितना पैसा डीम डिविडेंड की तरह टैक्सेबल हो चुका है उसको माइनस कर देंगे। फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन माइनस करेंगे किसकी, शेयर की। यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है विच इज नॉट रेलिवेंट हियर। इंडेक्सेशन शेयर्स का अब रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्सेशन नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बस माइनस करना है आपको। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। ठीक है, वो जितना एफईओसी माइनस डीम डिविडेंड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
तो आपका आंसर क्या होगा? कैपिटल गेन। तो ये आपका IFOS का आंसर है और ये आपका कैपिटल गेन का। उसके बाद बोलता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग किसके केस में देखते हैं? कैपिटल गेन के केस में। तो वो लेंगे हम किसकी बेटा? शेयर्स की, कि शेयर्स आपको जब से अलॉट हुए हैं, जब से आपने सेल किया, ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिस दिन में आपको शेयर्स मिल रहे हैं उस दिन की आपको फेयर मार्केट वैल्यू है। एसेट आपको किस दिन की लेनी है? जिस दिन का आपका एसेट मिल रहा है। शुड टेक ऑफ डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, ठीक है। और कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एसेट, ठीक है। कि जिस साल में लिक्विडेशन हो रहा है उस साल में कैपिटल गेन नहीं लगेगा, जिस साल में आपको पैसा मिल रहा है उस साल में कैपिटल गेन जो है वो लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है ना सर वो यही है, क्या? कि आपको एक तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डीम्ड डिविडेंड में जाएगा, बचा हुआ जो पैसा है वो जाएगा कैपिटल गेन। तो ये तो आपका हो गया। अब लिक्विडेशन का ना सर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैम? इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या बोलता है सर? मिस्टर रघु परचेज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ AB एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड ऑन 25 मार्च 2005 फॉर रुपीज 1,20,000। तो शेयर्स कितने? 10,000 इक्विटी शेयर फॉर 1,20,000। The company went into liquidation on 31 मई 2025. The following summarized financial position as on 31 मई 25। एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया कितना है? 22 लाख। कैश एट बैंक 32 लाख। दोनों को ऐड कर दोगे 54,22,212। इक्विटी शेयर्स आपका जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो आपका क्या? आई होप आई एम क्लियर। यस। The asset remaining after discharging liability for income tax were distributed to shareholder in the proportion to their shareholding. The market value of agriculture land as on 31 May 2025 is 60 lakh. The agriculture land received as above was sold by Mr. Raghu on 28 February 2026 for rupees 15 lakh. Discuss the tax implication in hands of company and Mr. Raghu. तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या दिया हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड है, कैश एट बैंक है, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और इक्विटी शेयर। एसेट रिमेनिंग आफ्टर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, ठीक है। तो इनकम टैक्स का माइनस करने के बाद जो है पैसा शेयर होल्डर को बांट दिया गया। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज 60 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख है। एग्रीकल्चर लैंड रिसीव अबव इज सोल्ड बाय रघु, जितना रघु को मिला है वो सोल्ड हो चुका है। और 28 फरवरी 2026 को रुपीज 15 लाख। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ कंपनी एंड मिस्टर रघु। अब आपको एक चीज देखनी है कि रघु ने कितने इक्विटी शेयर्स खरीदे? 10,000 खरीदे। कंपनी में टोटल कितने इक्विटी शेयर? 60,000। तो रघु कितने का ओनर है? 1/6 का ओनर है। तो रघु को हर चीज कितनी मिलेगी? 1/6 मिलेगी, ठीक है। तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ कंपनी और रघु दोनों बताना। नो टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ कंपनी क्योंकि वो ट्रांसफर जो है वो एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 47, नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? तो इलस्ट्रेशन नंबर है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर इज 56। टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ कंपनी। अब as per section 46(1), as per section 46(1), distribution of capital asset, distribution
of capital asset by company on event of liquidation is not regarded regarded as transfer and there will be no capital gain in hands of company. ठीक है. सेकेंड आपका है टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ as per section 222C as per section 222C any distribution of asset made by company on liquidation to the extent of accumulated profit is treated as deemed dividend is treated as deemed dividend and taxable under IFOS. ये कहाँ टैक्सेबल होगा? IFOS में टैक्सेबल होगा. ठीक है. एंड द बैलेंस portion of asset received will be treated in capital gain. ठीक है. कि यहाँ पर इसको तो हम क्या ट्रीट करेंगे? डीम डिविडेंड ट्रीट करेंगे अंडर IFOS. ना बैलेंस पोर्शन को अपन क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल गेन. सबसे पहले क्या आएगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. FVOC is equals to FMV of all asset received. तो यहाँ पर उसको सबसे पहले क्या मिला है? तो इसको अपन ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 माइनस डीम्ड डिविडेंड जो आपने डिविडेंड के तौर पे मान लिया है. तो डीम डिविडेंड कितना होगा? डीम डिविडेंड होगा आपका 40 लाख है. 40 लाख इंटू 1/6 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा डीम डिविडेंड का? 6,66,667. 6,66,667 वो माइनस हो जाएगा
माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स खरीदे तो उसने 1,20,000 में ना। ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी है क्या? नहीं, 1,20,000। तो 1,20,000 उसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है, ये आ गया आपका। अब बचा क्या आपका, ये वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहां पर अपन लिख देंगे क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज माय FVOC। तो अल्टीमेटली है क्या इन लोगों के पास देने के लिए, तो है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जिसकी वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू, वो कितनी है बेटा, 60 लाख रुपए है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश। कैश एट बैंक। तो कैश कब डिस्चार्ज हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देने के बाद। तो 32,22,212 माइनस 8,22,212, 8,22,212, 32,22,212, 32,22,212 माइनस 8,22,212 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 लाख, डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ तो अभी अपने को 24 लाख लेना था ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 लाख। अब 24 लाख दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हुआ, प्लस 60 इज इक्वल टू 84 लाख। अब 84 लाख ये हो गया, 60 लाख प्लस 24, 84, 84 लाख रुपए हो गया। अब अपने को क्या करना है, टोटल हो गया 84 लाख, ये हो गया 1/6 शेयर, क्योंकि हम लोग तो क्या है, तो आपका कितना आ जाएगा, 14 लाख, क्योंकि 84 लाख टोटल एसेट बचे हुए हैं, लेकिन हमारे को कितने मिले, 14 लाख। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, 14 लाख। तो 14 लाख माइनस 6,66,667 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 6,13,313। ठीक है, तो 6,13,313 रुपए जो है, वो जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। So this is my answer. That is illustration number 20. Now, what we are left with? So we are left with this now. चार्ट बुक में आ जा। यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है इसको अपन क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बना दिया है। तो अब हमारा बचा है क्या, एक्सेप्शन टू सेक्शन 48, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्या बोलता है ये, आओ सुनो। नाउ दिस इज व्हाट योर एक्सेप्शन टू सेक्शन 48। तो सेक्शन 48 क्या होता है, सेक्शन 48 होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि आपको कैपिटल गेन कैसे निकालना है। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस है कि FVOC में ऐसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सेक्शन 48 एक बार बता दिया गया कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, बट उसके एक्सेप्शंस जो है वो अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है ये बोलता है आपको कि फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, दैट इज कैपिटल गेन फॉर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, कि अगर नॉन रेसिडेंट अगर कोई शेयर बेचता है तो उस केस में कैपिटल गेन जो है वो क्या होगा। नाउ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, असेसी, नॉन रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो असेसी जो है वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कैपिटल एसेट। तो शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड आउट ऑफ इंडियन कंपनी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, कि आप इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, लेकिन आप खरीद किस में रहे हो, फॉरेन करेंसी। तो जब फॉरेनर लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, वो भी किसमें, इन फॉरेन करेंसी। तो उस केस में ये जो है वो लग जाएगा।
क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बताया गया रूल 115 है, दैट इज माय मेथड ऑफ कन्वर्जन, कि मेथड ऑफ कन्वर्जन जो है वो क्या है। सबसे पहले बोलता है FVOC, दैट इज एवरेज ऑफ TTBR एंड TTSR, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए क्या, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो ले लिया। FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो माइनस कर दिए तो आपका आ गया क्या, कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, दैट इज कैपिटल गेन फॉर नॉन रेसिडेंट। एसएससी है नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, कैपिटल एसेट शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड आउट ऑफ इंडियन कंपनी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। उसके बाद रूल है आपका 115A, जहां पर आप FVOC लोगे, एवरेज ऑफ TTBR एंड TTSR, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो आपका आएगा कैपिटल गेन। अब सारे अमाउंट को आप क्या लोगे, एवरेज ऑफ TTBR TTSR और एवरेज ऑफ TTBR TTSR, बट एक चीज को आपको क्या लेना है, TTBR, दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को सर आपको हमेशा TTBR ही लेना है, कैपिटल गेन को हमेशा क्या लेना है, TTBR, ठीक है। तो कैपिटल गेन हमेशा रहेगा क्या, TTBR, बाकी सब जो है वो क्या रहेंगे, एवरेज ऑफ TTBR एंड TTSR। मैम व्हाट इज TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, ठीक है। तो TT का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, BR मतलब बाइंग रेट, SR मतलब सेलिंग रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, कैपिटल गेन शुड बी कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी एंड, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, assessee शुड बी नॉन रेसिडेंट इन द ईयर ऑफ सेल, पहले क्या था क्या नहीं था उससे कोई लेना देना नहीं है, सेल के ईयर में सर आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल वेयर फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, सेकंड प्रोविजो, तो सेकंड प्रोविजो नहीं लगेगा जहां पे फर्स्ट प्रोविजो लगेगा, ठीक है। तो दिस इज माय 112A, दैट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, दैट इज इंडेक्सेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो शैल नॉट बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 112A फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। तो थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48 जो है वो क्या बोलता है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो शैल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब आपको ना TTBR TTSR लगेगा ना इंडेक्सेशन लगेगा इक्विटी शेयर के में, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट के केस में और यूनिट्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अलग ही तरीके से निकलता है, जो कि अभी आप बाद में, बाकी जो कॉन्सेप्ट है ऐसे तो आपकी चार्ट बुक में कट जाएगा ये, बट अगर आता है तो ये तो बाकी के प्रोविजन जो फाइनल लेवल पे डील किए गए हैं तो वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन बैंक, तो हमारे पास क्या है ना सर, हमारे पास है दो क्वेश्चन जो कि हमारे सॉल्व करने बच गए। क्या बोलता है ये कि मिस्टर परेश परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 14 नवंबर 2015 फॉर ₹10 लाख, entered into an agreement with Mr. B for sale of house on 15 September 2025, received an advance of 25,000. However, since Mr. B could not remit the balance amount, Mr. Paresh forfeited the advance. Finally, the house was sold to Mr. Paresh to Mr. Sanjay on 15 March 2026 for a consideration of 21 लाख। अब आपको क्या निकालना है, क्या ऑब्वियसली कैपिटल गेन भी लगेगा और IFOS भी लगेगा, किसके हाथ में, परेश के हाथ में। तो कैसे करेंगे आप, इलस्ट्रेशन नंबर 29,
इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका 29 आई गेस। 29 पेज नंबर 57। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर परेश फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। FVOC कितने में बिका घर? 21 लाख में। क्या कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस थे? नहीं। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 10 लाख में, माइनस कर दिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 21 माइनस 10 11 लाख। 11 लाख क्या आ गया आपका कॉस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नोट रुपीज कितना फॉरफिट किया है? 25,000। एडवांस मनी forfeited by Mr. Advance money forfeited by Mr. Paresh advance money forfeited by Mr. Paresh after on or after on or after 1/4/2014 is taxable under IFOS is taxable under IFOS in hands of Paresh। ठीक है, कि अगर 2014 के बाद फॉरफिट करोगे तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। मैम छोटा सा ही आंसर था, हाँ क्वेश्चन भी छोटा आंसर भी छोटा। Question bank. Now, next. Mr. Rakesh purchased the house property on 14th April 1999 for 9,05,000. He entered into an agreement with Mr. B for sale of house on 15 September 2003. Received in advance of rupees 25,000. However, since Mr. B could not remit the balance amount, Mr. Rakesh forfeited the advance. Later on, he gifted the house property to his brother Mr. A on 15th June 2006. Following renovations were carried on by Mr. Rakesh and Mr. A to the house property. Following renovations किए गए by Mr. Rakesh and Mr. A for to the house property. राकेश ने किया था 1999 और 2000 में 10,000 का, 3-4 में 50,000 का और ए ने किया है 1,90,000 का। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज हुई है कब? 1999 में ना, और एंटर किया एग्रीमेंट टू मिस्टर बी फॉर प्रॉपर्टी टू हिज ब्रदर ऑन 15 जून 2006। ठीक है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 इज 11 लाख। Mr. A entered into an agreement with C for the sale of house on 1st June 2012 and received an advance of 80,000. The said amount was forfeited by A since C could not fulfill the terms of agreement. Finally, the house was sold by Mr. A to Mr. Sanjay on 2nd May 2025 for a consideration of rupees 52 lakh. ठीक है, for a consideration of rupees 52 lakh. So आपको क्या निकालना है? कैपिटल गेन निकालना है। अब बेचा किसने है? ए ने। कब बेचा है? 2 मई 2025। कम टू योर आंसर बुक।
इलस्ट्रेशन नंबर क्या नाम है भाई, 20, 30, पेज नंबर है 58। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन टू मिस्टर परेश। फॉर मिस्टर परेश सबसे पहले अपन लेंगे एफ वी, नहीं परेश नाम नहीं है उसका, मिस्टर ए नाम है, ए ने संजय को बेचा ना। हाँ ए, एफ पी ओ सी घर की कितने लाख में बिकी है भाई यार, फाइनली 52 लाख में बिक गया घर। ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए हैं क्या, रिसीव 80,000, तो एफ पी ओ सी का 52 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन लेंगे हायर ऑफ, तो एक्चुअल, और सेकंड है आपका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 9,05,000, और दोनों में से हायर होगा क्या आपका 11 लाख, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 11 लाख, विच एवर इज हायर, कितना हो गया आपका 11 लाख। नाउ माइनस करेंगे अपन फोरफिटेड अमाउंट, तो फोरफिट हुआ है अपन लोगों ने 2014 से पहले किया है 1 जून 2012 को, ठीक है, तो माइनस फोरफिटेड अमाउंट 80,000, तो आएगा कितना 10,20,000। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 10,20,000। ना 10,20,000 हो गया, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका आएगा बाय राकेश। राकेश ने कितना किया है, बाय राकेश अगर आप देखोगे तो कितना है 50,000, और दूसरा है बाय मिस्टर ए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 60,8, बाय ए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2007 और 8 इज हाउ मच, तो है आपका 1,90,000, माइनस कर देंगे अपन तो आपका आंसर आ जाएगा 10,20,000 से 50,000 और 1,90,000, तो आपका आ जाएगा 39,40,000। दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, ठीक है, तो ये आपका आंसर तो आ गया। बट अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो चलो ठीक है, ये वाला जो है ये तो फोर फीचर हुआ है, बट ये क्या है फोर फीचर बाय प्रीवियस ओनर, तो इसको क्या करना है आपको इग्नोर करना है। उसके बाद फोर फीचर जो 2001 4 2001 के पहले हुआ है वो भी क्या होगा इग्नोर होगा, इसको भी इग्नोर करना है। फिर 50,000 वाला कंसिडर कर चुके हैं जो कि राकेश का है, और ए का भी जो है वो कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोर फीचर जो अपन माइनस कर चुके हैं किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, क्योंकि ये 2014 से पहले का है। तो सारी चीजों का आपको क्या निकलना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा। तो अब
advance money forfeited before 1/4/14 shall be reduced from cost of acquisition before indexation.